इमैनुअल कांट भाग 7 अध्याय 13 और 14। क्या हम अंतिम सत्य को जान सकते हैं? बुद्धि की सीमा, एनलाइटनमेंट और स्वयं सोचने का साहस। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रहस्यमय महल के सामने खड़े हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके भीतर ब्रह्मांड का अंतिम सत्य छिपा है। वहां उन सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं जिन्होंने सदियों से मनुष्य को बेचैन किया है। हम कौन हैं? ईश्वर है या नहीं? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? और यह संसार वास्तव में वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है, या इसके पीछे कोई और रियलिटी छिपी है? आप महल में प्रवेश करते हैं, एक एक करके कई दरवाजे खोलते हैं। साइंस का दरवाजा, लॉजिक का दरवाजा, एक्सपीरियंस का दरवाजा, और अंततः आप उस अंतिम कमरे तक पहुंचते हैं। आपके सामने एक विशाल दरवाजा है जिस पर लिखा है एब्सोल्यूट ट्रुथ। आप उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आप अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, फिर भी वह बंद रहता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, समस्या दरवाजे में नहीं है। समस्या यह है कि मनुष्य के पास उस कमरे के भीतर देखने की क्षमता ही नहीं है। आप पीछे मुड़ते हैं और वहां खड़े हैं इमैनुअल कांट। कांट कहते हैं मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वह प्रकृति के नियमों को समझ सकता है, वह विज्ञान, गणित और तर्क के माध्यम से बहुत आगे तक जा सकता है, लेकिन वह रियलिटी को बिल्कुल उस रूप में नहीं जान सकता जैसे वह अपने आप में है। इमैनुअल कांट की हमारी श्रृंखला के अंतिम भाग में हम दो सबसे बड़े प्रश्नों को समझेंगे। पहला, मनुष्य की बुद्धि की अंतिम सीमा क्या है? और दूसरा, यदि हम सब कुछ नहीं जान सकते तो हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? यह केवल फिलॉसफी नहीं है, यह आपकी सोच, आपके विश्वास, आपके निर्णय और आपकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए स्वयं से पूछिए, क्या मैं वास्तव में स्वयं सोचता हूं, या मेरे विचार भी किसी और ने मेरे भीतर रख दिए हैं? बुद्धि की सीमा और अंतिम सत्य। कांट के अनुसार मनुष्य का सारा ज्ञान एक्सपीरियंस से प्रारंभ होता है। हमारी आंखें वस्तुओं को देखती हैं, हमारे कान ध्वनियां सुनते हैं, हम वस्तुओं को छूते हैं, हम घटनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन केवल अनुभव से ज्ञान तैयार नहीं हो जाता। हमारा माइंड इन अनुभव को व्यवस्थित करता है, वह घटनाओं को समय और स्थान में रखता है, वह कारण और परिणाम का संबंध बनाता है, वह अलग अलग अनुभवों को जोड़कर हमारे सामने एक मीनिंगफुल वर्ल्ड तैयार करता है। इसका अर्थ है कि हमारा मन किसी कैमरे की तरह रियलिटी की सीधी तस्वीर नहीं खींचता, वह रियलिटी को समझने योग्य बनाने में एक्टिव रोल निभाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने लाल रंग का चश्मा पहन रखा है। अब आप जो कुछ भी देखेंगे उसमें लाल रंग का प्रभाव दिखाई देगा। समस्या यह नहीं है कि आप उस चश्मे को कभी उतार नहीं सकते। आपने संसार को हमेशा उसी चश्मे से देखा है, तो आप कैसे जानेंगे कि संसार वास्तव में कैसा है? कांट के अनुसार मानव माइंड भी कुछ ऐसा ही करता है। हम हर वस्तु को समय, स्थान, कारण, परिणाम और अपनी मानसिक संरचनाओं के माध्यम से देखते हैं। इसलिए हम संसार को वैसा नहीं जानते जैसा वह अपने आप में है। हम केवल संसार को वैसा जानते हैं जैसा वह हमारी चेतना के सामने प्रकट होता है। कांट ने इस दिखाई देने वाली दुनिया को कहा फिनोमिनल वर्ल्ड, और वस्तुएं अपने आप में वास्तव में कैसी हैं उसे कहा थिंग इन इटसेल्फ या नॉमिनल रियलिटी। जब आप किसी वृक्ष को देखते हैं तो उसके हरे पत्ते को देखते हैं, उसकी ऊंचाई देखते हैं, उसकी छाया देखते हैं, उसकी लकड़ी को छू सकते हैं, लेकिन वह वृक्ष आपके अनुभव और आपकी इंद्रियों से स्वतंत्र होकर वास्तव में कैसा है, इसे आप सीधे नहीं जान सकते। अब प्रश्न उठता है, यदि हम रियलिटी को उसके वास्तविक रूप में नहीं जान सकते तो क्या हमारा सारा ज्ञान गलत है? कांट कहते हैं नहीं, हमारा ज्ञान गलत नहीं है,
लेकिन उसकी एक बाउंड्री है। हम अनुभव की दुनिया के भीतर सच्चा और विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम ग्रहों की गति समझ सकते हैं, प्रकाश की गति माप सकते हैं, शरीर, ऊर्जा और पदार्थ का अध्ययन कर सकते हैं। साइंस संभव है, मैथमेटिक्स संभव है, नॉलेज संभव है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी बुद्धि अनुभव की सीमा को पार करके उन प्रश्नों का अंतिम उत्तर खोजने लगती है जिसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव हमारे पास नहीं है। जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले क्या था? आत्मा क्या है? क्या ईश्वर को केवल तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? क्या मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है? क्या हम स्वतंत्र हैं या हमारे सभी निर्णय पहले से निर्धारित हैं? ये प्रश्न गलत नहीं है, इनका उठना स्वाभाविक है। मानव रीजन हमेशा कंप्लीट आंसर चाहती है। यदि उसे कोई घटना दिखाई देती है तो वह उसका कारण पूछती है, फिर उस कारण का कारण पूछती है और फिर उससे पहले का कारण पूछती है। यह खोज चलती रहती है जब तक बुद्धि एक ऐसे फर्स्ट कॉज तक न पहुंच जाए जिसके पीछे कोई और कारण न हो। लेकिन यही बुद्धि संकट में पड़ जाती है। वह उन नियमों को जो अनुभव की दुनिया को समझने के लिए बने थे, अनुभव से बाहर की रियलिटी पर लागू करने लगती है। और यहीं से पैदा होते हैं विरोधाभास, इल्यूजन्स और अंतहीन दार्शनिक विवाद। यह ऐसा ही है जैसा आपके पास किसी एक शहर का मैप हो और उस मैप से पूरे यूनिवर्स का रास्ता खोजने लगे। मैप गलत नहीं है, लेकिन उसकी सीमा है। इसी तरह मानव बुद्धि कमजोर नहीं है, वह अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन वह अनलिमिटेड भी नहीं है। कांट का संदेश है, यूज योर रीजन, लेकिन साथ ही नो द लिमिट्स ऑफ योर रीजन। यही इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, यह स्वीकार करना कि मैं बहुत कुछ जान सकता हूं लेकिन सब कुछ नहीं। आज यह विचार और भी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति हर विषय का एक्सपर्ट दिखाई देता है। कुछ मिनटों का वीडियो बनाकर, कुछ मिनटों का वीडियो देखकर हम इतिहास पर अंतिम निर्णय दे देते हैं। एक पोस्ट पढ़कर हम साइंस को गलत घोषित कर देते हैं। एक व्यक्ति की बात सुनकर हम समाज, धर्म और राजनीति के बारे में कंप्लीट जजमेंट बना लेते हैं। लेकिन कांट पूछते हैं, क्या आपके पास पर्याप्त प्रमाण है? क्या आपने दूसरी तरफ का विचार सुना है? क्या आप ज्ञान और अनुमान का अंतर समझते हैं? क्या आप उस विषय की सीमा जानते हैं जिस पर इतनी निश्चितता से बोल रहे हैं? कई बार मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं है, वह ईमानदार बुद्धि की पहचान है, क्योंकि अज्ञान अक्सर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, जबकि वास्तविक ज्ञान अपनी सीमाओं को पहचानता है। कांट ने ईश्वर, आत्मा और स्वतंत्रता को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, इन विषयों को उसी प्रकार साइंटिफिक नॉलेज नहीं माना जा सकता जैसा हमें अनुभव की वस्तुओं के बारे में मिलता है। हम ईश्वर को किसी पत्थर या मेज की तरह देखकर प्रमाणित नहीं कर सकते। हम आत्मा को किसी मशीन की तरह खोलकर नहीं देख सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर प्रश्न का उत्तर एक ही मेथड से नहीं मिल सकता। कांट हमें संतुलन सिखाते हैं। न तो हर उस बात को स्वीकार करो जिसका प्रमाण नहीं, और न हर उस संभव को स्वीकार करो जिसे तुम्हारी सीमित बुद्धि समझ नहीं पाती। वास्तविक बुद्धिमत्ता इन दोनों के बीच चलने की क्षमता है। एनलाइटनमेंट और स्वयं सोचने का साहस। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि मानव बुद्धि सीमित है तो क्या हमें सोचना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें केवल समाज, परंपरा, धर्मगुरुओं, राजनेताओं या एक्सपर्ट्स की बात मान लेनी चाहिए? कांट का उत्तर है, बिल्कुल नहीं। मनुष्य की बुद्धि सीमित हो सकती है, लेकिन उसका प्रयोग न करना उससे भी बड़ी त्रासदी। कांट के अनुसार एनलाइटनमेंट का अर्थ है मनुष्य का अपनी स्वयं निर्मित अपरिपक्वता से बाहर निकलना। अपरिपक्वता का अर्थ है अपनी बुद्धि का उपयोग किसी दूसरे के निर्देशन के बिना न कर पाना। सरल शब्दों में, जब हम सोचने का काम किसी और को सौंप देते हैं तब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहते। हम कहते हैं, कोई और मुझे बताए कि क्या सही है, किस पर विश्वास करना है, किससे प्रेम करना है,
किससे घृणा करनी है, क्या पढ़ना है, क्या बोलना है और कौन सा प्रश्न पूछना भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास मस्तिष्क तो होता है, लेकिन उसकी सोच किसी और के नियंत्रण में होती है। कांट का प्रसिद्ध संदेश था सैपेरे ऑडे, अर्थात जानने का साहस करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का साहस करो। कांट ने केवल यह नहीं कहा सोचो, उन्होंने कहा सोचने का साहस करो, क्योंकि स्वयं सोचना आसान नहीं है। जब आप वही सोचते हैं जो सभी लोग सोच रहे हैं, तो आपको सुरक्षा मिलती है। आप भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, कोई आपको चुनौती नहीं देता। लेकिन जिस क्षण आप प्रश्न पूछते हैं, आप असुविधाजनक हो जाते हैं। आप पूछते हैं, यह नियम क्यों है? यह परंपरा कब बनी? क्या यह दावा प्रमाण पर आधारित है? क्या बहुमत हमेशा सही होता है? क्या शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है? क्या मैं इस विचार को केवल इसलिए मानता हूं क्योंकि बचपन से मुझे यही बताया गया है? ऐसे प्रश्न समाज को असुविधा में डाल सकते हैं, कई बार आपको अकेला कर सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र सोच के लिए केवल इंटेलिजेंस नहीं, करेज भी चाहिए। लेकिन स्वतंत्र सोच का अर्थ हर बात का विरोध करना नहीं है, किसी बात को केवल इसलिए गलत कहना क्योंकि वह पुरानी है, रीजन नहीं है, और किसी बात को केवल इसलिए सही मानना क्योंकि वह नई और मॉडर्न है, यह भी रीजन नहीं है। स्वतंत्र सोच का अर्थ है हर विचार को प्रमाण, तर्क, नैतिकता और मानव गरिमा की कसौटी पर जांचना। कांट के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि मैं जो चाहूं वही करूं, क्योंकि यदि मैं केवल अपनी इच्छाओं का गुलाम हूं तो मैं स्वतंत्र कैसे हुआ? मान लीजिए आप क्रोध में किसी का अपमान कर देते हैं। आप कहते हैं, मैंने अपनी फ्रीडम का प्रयोग किया, लेकिन क्या आपने वास्तव में निर्णय लिया था या आपका क्रोध आपको नियंत्रित कर रहा था? आप कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को आपको विश्वास दिला दिया कि उसके बिना आपका जीवन अधूरा है। क्या वह आपका निर्णय था या मार्केटिंग ने आपकी इच्छा को डिजाइन किया था? आप घंटों फोन की स्क्रीन देखते रहते हैं, एक वीडियो समाप्त होता है, दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है। आप कहते हैं, मैं अपनी इच्छा से देख रहा हूं, लेकिन क्या यह आपकी इच्छा है या कोई एल्गोरिदम आपकी अटेंशन को नियंत्रित कर रहा है? कांट आज जीवित होते तो शायद पूछते, क्या आप स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं या स्मार्टफोन आपका प्रयोग कर रहा है? कांट के लिए स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपने निर्णय और विवेक और नैतिक नियम के आधार पर लेता है। वह समाज पर प्रश्न करता है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर भी प्रश्न करता है। वह दूसरों की जांच करता है, लेकिन स्वयं की भी जांच करता है। वह स्वयं से पूछता है, मैं जिस बात को सत्य मानता हूं उसका आधार क्या है? मैं जो निर्णय ले रहा हूं, क्या मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में यही करे? क्या मेरे कार्य से दूसरे मनुष्य की गरिमा सुरक्षित रहती है? क्या मैं किसी व्यक्ति को केवल अपने लाभ का साधन बना रहा हूं? कांट की पूरी फिलॉसफी को 4 प्रश्नों में समझा जा सकता है। पहला, मैं क्या जानता हूं? What can I know? दूसरा, मुझे क्या करना चाहिए? What ought I to do? तीसरा, मैं किस बात की आशा कर सकता हूं? What may I hope? और चौथा, मनुष्य क्या है? What is a human being? पहला प्रश्न ज्ञान से जुड़ा है, दूसरा नैतिकता से, तीसरा विश्वास और आशा से, और चौथा इन सभी प्रश्नों को जोड़ देता है। मनुष्य केवल जानने वाला प्राणी नहीं है, वह निर्णय लेने वाला प्राणी भी है। वह केवल संसार का ऑब्जर्वर नहीं है, वह अपने कर्मों से संसार को बदलने वाला व्यक्ति भी है। शायद हम यूनिवर्स के अंतिम रहस्य को कभी न जान पाएं, शायद हम मृत्यु के पार देखकर वापस उत्तर न ला सके, शायद हम रियलिटी को उसके पूर्ण स्वरूप में न समझ सके, लेकिन हमारे पास एक महत्वपूर्ण शक्ति है। हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम अपने सीमित जीवन को किस प्रकार जिएंगे। हम झूठ बोलेंगे या सत्य का साथ देंगे। हम कमजोर व्यक्ति का शोषण करेंगे या उसकी गरिमा की रक्षा करेंगे। हम बिना सोचे भीड़ का अनुसरण करेंगे या अपने विवेक से प्रश्न करेंगे।
हम अपनी असफलताओं का दोष पूरी दुनिया को देंगे या अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? यही मॉरल फ्रीडम है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपके कितने निर्णय वास्तव में आपके अपने हैं? आपने जिस करियर को चुना, क्या वह आपकी अपनी इच्छा थी या समाज की अपेक्षा? जिन वस्तुओं को आप सफलता का प्रतीक मानते हैं, क्या आपने स्वयं उन्हें चुना या आपको बताया गया कि इसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हैं? आप जिन लोगों से घृणा करते हैं, क्या आपने उनके बारे में स्वयं जाना है या किसी दूसरे की घृणा आपके भीतर रख दी गई है? आप जिन मान्यताओं की रक्षा करते हैं, क्या आपने कभी उसका निष्पक्ष परीक्षण किया? इन प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं है, क्योंकि स्वयं सोचना कई बार स्वयं को बदलने की मांग करता है और चेंज हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। कांट का दर्शन आपको तैयार उत्तर नहीं देता, वह आपके हाथ में एक दर्पण रख देता है। उस दर्पण में आप केवल संसार को नहीं देखते, आप अपनी सोच को देखते हैं, अपनी सीमाओं को देखते हैं, अपने भ्रम देखते हैं और अपनी स्वतंत्रता की संभावनाओं को भी देखते हैं। अब हम उसी समय रहस्यमय महल में वापस लौटते हैं जहां एब्सोल्यूट ट्रूथ का दरवाजा बंद था। अब कांट से पूछते हैं, यदि यह दरवाजा कभी नहीं खुल सकता तो यहां तक आने का अर्थ क्या था? कांट मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यात्रा का उद्देश्य दरवाजा तोड़ना नहीं था, यात्रा का उद्देश्य यह समझना था कि तुम्हारा ज्ञान कहां तक पहुंचा। कौन सा प्रश्न विज्ञान से पूछा जाना चाहिए, कौन सा प्रश्न नैतिकता से और कौन से प्रश्न के सामने मनुष्य को विनम्र होकर खड़ा होना चाहिए। आप फिर पूछते हैं, तो क्या मनुष्य को अंतिम सत्य कभी नहीं मिलेगा? कांट उत्तर देते हैं, शायद मनुष्य को संपूर्ण सत्य न मिले, लेकिन वह सत्य के प्रति ईमानदार हो सकता है। वह सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन वह झूठे ज्ञान का दिखावा करने से बच सकता है। वह ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर सकता है। और वह रियलिटी को उसके अंतिम रूप में न देख पाए, फिर भी वह प्रत्येक मनुष्य में मौजूद गरिमा को पहचान सकता है। यही कांट की फिलॉसफी का अंतिम संदेश है। स्वयं सोचो, लेकिन अपनी सोच की सीमा पहचानो। स्वतंत्र बनो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को जिम्मेदारी से जोड़ो। ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन विनम्र बने रहो। प्रश्न पूछो, लेकिन उत्तर से पहले प्रमाण और तर्क की प्रतीक्षा करो। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी मनुष्य को केवल अपने लाभ का साधन मत बनाओ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है। इस पूरी श्रृंखला के अंत में कांट आपसे केवल एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने के लिए तैयार हैं? न भय के आधार पर, न क्रोध के आधार पर, न भीड़ के दबाव में, न किसी ब्लाइंड बिलीफ के कारण, बल्कि अपने विवेक, अपने तर्क और अपने नैतिक साहस के आधार पर। एनलाइटनमेंट केवल इतिहास की कोई घटना नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य के भीतर होने वाली एक पर्सनल रिवॉल्यूशन है। वह क्षण जब आप कहते हैं, मैं सुनूंगा, मैं सीखूंगा, मैं प्रमाण देखूंगा, लेकिन अंततः मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग स्वयं करूंगा। यही है सपेरे ऑडे। जानने का साहस करो, प्रश्न करने का साहस करो और स्वयं सोचने का साहस करो। इमैनुअल कांट की यह श्रृंखला आज यहाँ समाप्त होती है, लेकिन वास्तविक फिलॉसफी यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि फिलॉसफी किसी पुस्तक का अंतिम पृष्ठ नहीं है। वह पहला प्रश्न है जो आप पूरी ईमानदारी से स्वयं से पूछते हैं। आज इस ऑडियो बुक में के बाद कुछ समय शांति से बैठिए, अपने जीवन के किसी एक बड़े विश्वास को चुनिए और स्वयं से पूछिए, मैं इसे सत्य क्यों मानता हूं। शायद यही एक प्रश्न आपकी सोच की दिशा बदल दे और शायद वहीं से आपकी अपनी एनलाइटनमेंट जर्नी शुरू हो जाए। यदि इस श्रृंखला ने आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि स्वयं से प्रश्न करने की प्रेरणा दी है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो केवल उत्तर नहीं, एक स्वतंत्र और गहरी सोच की तलाश में है। फिर मिलेंगे एक नए फिलोसोफर के साथ एक नई जर्नी में, जहां हम महान विचारों को केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में महसूस भी करेंगे। तब तक प्रश्न पूछते रहिए, सीखते रहिए
और सबसे महत्वपूर्ण, थिंक फॉर योरसेल्फ। थैंक यू।